हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। हम लोग साइंस पेडागोजी में टॉपिक 5 देख रहे थे, जो कि है शिक्षण विधियाँ। यानी साइंस जो है उसमें कौन सी विधियाँ हैं जिनके द्वारा हमें साइंस को पढ़ाना चाहिए। तो उसमें मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट विधि बताई थी, 2 मैंने कवर कर दी हैं। उनका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आज हम देखेंगे खोज विधि और ये लास्ट विधि है, और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। खोज विधि यानी कि डिस्कवरी मेथड। अब जो खोज विधि है वो, जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा, खोज विधि यानी इसमें हम बच्चों से खोज करवाएंगे। स्वयं जो भी हमें ज्ञान देना है उसको हम डायरेक्टली देंगे नहीं, बल्कि उनसे ही उसकी खोज करवाएंगे। इसलिए जो खोज विधि होती है उसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे अनुसंधान विधि, ह्यूरिस्टिक विधि से भी नाम से जाना जाता है। ह्यूरिस्टिक मेथड जो है उसका नाम बहुत बार आता है, प्रश्न अक्सर जो एग्ज़ाम में आते हैं उसमें ह्यूरिस्टिक मेथड या ह्यूरिस्टिक विधि लिखकर आता है, तो वो भी क्या है, खोज विधि का ही एक नाम है। ठीक है। अब ये विधि क्या है कि इस विधि का तात्पर्य बालकों को कम से कम बताने और उन्हें स्वयं अधिक से अधिक खोज करके सत्य को पहचानने के लिए प्रेरित करने से है। अभी क्योंकि इसका नाम क्या है, खोज विधि। ठीक है। और ह्यूरिस्टिक मेथड या अनुसंधान विधि, अनुसंधान का क्या मतलब है कि जिसमें हम खुद से ही किसी चीज़ को खोजें, किसी चीज़ का क्या करें, हम अनुसंधान करें, किसी चीज़ को इन्वेंट करें, डिस्कवर करें। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे को हम एज ए टीचर जो है कुछ ज़्यादा नहीं बताते, कुछ क्या मतलब बिल्कुल ये समझ लिए बहुत कम बताते हैं, और सारे जो ज्ञान है वो उन्हें खुद से ही खोजने होते हैं। यानी आप कह सकते हो कि उन्हें एक वैज्ञानिक की तरह कार्य करना होता है जब हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इस विधि का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है कि जो समस्या हल करनी है उन्हें इस प्रकार से रखें कि विद्यार्थी को परियोजना बनाकर खोज करनी पड़े। अब क्योंकि इस विधि में जो अध्यापक होता है उसका रोल बस इतना होता है कि उसे एक समस्या बच्चे के सामने प्रस्तुत करनी है कि ये ऐसी ऐसी चीज़ है, अब ये बताओ ये ऐसा कैसे हो रहा है। ठीक है। तो अब वो जब समस्या रख दी जाती है तो बच्चों को खुद से ही उस समस्या का हल जो है वो खोजना होता है। अब क्योंकि बच्चों को यहाँ पे खुद से ही काम करना है, ठीक है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो टीचर है वो उस समस्या को इस तरह से प्रस्तुत करे कि वो पहली बात बच्चों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाए और उनके स्तर की हो, ताकि वो आसानी से जो है उस समस्या का हल ढूंढ सकें। इसलिए और परियोजना जो है आराम से बना सके। परियोजना यानी कि किस तरह से क्या करना है, पूरी वो चीज़ जो है वो बच्चे अच्छे से समझ सके और बना सके। समस्या जो खोज विधि द्वारा हम हल करवाना चाहते हैं वो छात्रों के स्तर तथा ज्ञान शक्ति से बाहर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो ये बहुत चीज़ ज़रूरी है, परंतु विषय का अच्छा ज्ञान देने वाली होनी चाहिए। तो मैंने क्या बताया कि बच्चे क्या है, स्वयं इसमें खोज करेंगे, स्वयं ही समस्या का हल करेंगे। इसलिए जो भी हम समस्या दे रहे हैं उसमें हमें बच्चे के स्तर का ध्यान बहुत रखना है, और इस तरह से ये उस समस्या को रिप्रेजेंट कीजिए, और उस समस्या को हल करने के लिए जितने भी उपकरण या जितनी भी सामग्री की ज़रूरत है उसे वो प्रोवाइड कराइए, ताकि बच्चे जो हैं वो अपनी परियोजना सही से बना सके और वो ज्ञान को अच्छे से प्राप्त कर सकें। ठीक है। दूसरी बात है, खोज विधि एक ऐसी विधि है जो केवल चीज़ों के बारे में बताए जाने के बजाय उनकी खोज को शामिल करती है। चीज़ों को बताए जाने से मतलब क्या है कि जैसे कि अन्य विधि जो है, जैसे लेक्चर मेथड हो गया या हमारी प्रयोगशाला विधि है, उसमें भी हम बच्चों से प्रयोग कराते हैं, लेकिन क्या है उसमें टीचर जो है वो बता देते हैं कि आपको ये चीज़ जो है वो ऐसे ऐसे रिएक्शन होती है और ये गैस निकलती है। ठीक है। और इस तरह से होता है, फिर आप बच्चे जो है वो उस चीज़ को करके देखते हैं और ज्ञान को प्राप्त करते हैं। लेकिन जो खोज विधि होती है उसमें क्या होता है कि सिर्फ बच्चे जो है वो ज्ञान को ही प्राप्त नहीं करते, बल्कि उस ज्ञान को खुद से ही खोज करते हैं। ठीक है। तो मेनली ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं कि जो प्रयोगशाला विधि है और ह्यूरिस्टिक मेथड है उसे वो एक जैसा समझते हैं। वो सोचते हैं कि दोनों में ही तो क्या है, बच्चे काम करें, लेकिन दोनों में अंतर यही है कि वहाँ पे जो है एक शिक्षक उन्हें पूरी नॉलेज देता है, पूरी जानकारी देता है, लेकिन यहाँ पे शिक्षक जो होता है वो कुछ भी नहीं बताता। वो बस एक समस्या को बता देता है और समस्या से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं जो ज़रूरत होगी बच्चों को वो दे देता है। बाकी बच्चों से ही खुद से ही जो है
करने को बोलता है। हाँ, बच्चे अगर किसी चीज़ को प्रश्न करते हैं तो बीच बीच में जो टीचर है वो उनकी हेल्प करता है, लेकिन खुद करके कुछ भी नहीं बताते हैं। ये विधि छात्र को अन्वेषक की स्थिति में रखती है, अतः छात्र पूर्ण रूप से सीखने में शामिल रहते हैं। तो क्योंकि बच्चे इसमें खुद से ही काम कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अन्वेषक की तरह कार्य करते हैं। और ये बहुत अच्छी विधि है जो कि अगर आप चाहते हैं कि साइंस में बच्चा बहुत अच्छा रहे, आगे चल के साइंटिस्ट बने, तो उसके लिए जो ये विधि होती है वो बहुत अच्छी होती है उसको तैयार करने के लिए। अब इस विधि की विशेषताएं क्या हैं? खोज विधि में छात्र को स्वयं स्वतंत्र खोजकर्ता के स्थान पर रखा जाता है, शिक्षक द्वारा सहायता नहीं की जाती है। तो यहाँ पे क्या है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता तो यही है कि बच्चा स्वयं ही क्या होता है, खोजकर्ता होता है, जो भी ज्ञान है उसे खोजता है। इस विधि द्वारा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है, जांच की भावना सीखने के लिए प्रेरित करती है। तो क्योंकि बच्चा स्वयं ही खोज करता होता है, ठीक है, ज्ञान का अपने, तो इसलिए इस विधि में जो बच्चा है वो उसके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप होता है, क्योंकि वो स्वयं एक वैज्ञानिक की तरह कार्य करता है। जांच की भावना यानी जांच करना भी सीखता है किसी चीज़ के बारे में, और सीखने के लिए भी प्रेरित होता है। दूसरा है, बालक स्वयं खोज करता है, अतः तथ्यों को ध्यानपूर्वक समझने की आदत डाल लेते हैं। यानी किसी भी चीज़ को क्योंकि यहाँ पे खुद से ही वो कार्य कर रहा है तो बारीकी से सारी चीज़ों को देखेगा, तो फैक्ट्स जो होते हैं उनको ध्यानपूर्वक समझने की जो आदत होती है वो उसमें विकसित होने लगती है, जो कि उसके जीवन में भी उसके लिए हेल्पफुल रहती है। ऐसे ही उसके सामने कोई चीज़ आएगी तो वो मान नहीं लेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, पूरे तथ्यों को जानेगा पहले। इस विधि में छात्र ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया में सदैव सक्रिय रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो खुद ही खोज कर रहा है तो हमेशा वो क्या है, सक्रिय रहता है, किसी तरह का भी निष्क्रियता जो है वो नहीं देखी जाती है। दूसरा है, विद्यार्थियों में सही प्रकार से आलोचना करने की क्षमता का भी विकास होता है, क्योंकि हाँ, बच्चे क्या है, खुद से खोज कर रहे हैं, ठीक है। मान लिया अपने ग्रुप में खोज करा रहे हो आप बच्चों से, तो वहाँ पे कुछ बच्चे अपने पॉइंट ऑफ व्यू देंगे अलग अलग, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या, आलोचना भी होगी बच्चे में कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तर्क वितर्क होगा। तो इस विधि के द्वारा बच्चे के अंदर तर्क वितर्क करना, आलोचना करना, ये जो क्षमताएं हैं उनका विकास भी होता है, जो कि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ही प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है, इस विधि द्वारा छात्रों में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास भी होता है, क्योंकि वो खुद से काम कर रहे हैं तो वो कैसे आत्मनिर्भर भी हो जाते हैं और उनमें ज्ञान सही प्राप्त कर लेते हैं, चीज़ें खोज लेते हैं, तो आत्मविश्वास भी हो जाता है। इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान हमेशा स्थायी और व्यवहारिक होता है। स्थायी क्योंकि उन्हें खुद से किसी चीज़ को जब हम करते हैं तो हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वो हमारे हमेशा रहता है ध्यान में, और व्यवहारिक हम उसको क्या है, इस्तेमाल भी कर पाते हैं। अध्यापक को बालकों के गुण तथा अवगुण को जानने में का अवसर मिलता है और व्यक्तिगत संपर्क स्थापित कर सकता है। तो अध्यापक भी जान लेता है कि कौन बच्चा काम को किस तरह से कर पा रहा है, कितना कर पा रहा है, तो गुण अवगुण के बारे में पता चल जाता है। इस विधि से बालकों में स्वयं अध्ययन करने की आदत का भी विकास होता है तथा उत्तरदायित्व की भावना का भी विकास होता है, और छात्रों में तार्किक सोच का दृष्टिकोण विकसित होता है। छात्रों में सत्यापन के बाद ही सच्चाई स्वीकार करने का दृष्टिकोण विकसित होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी बात को ऐसे ही स्वीकार ना कर लें जब तक वो क्या है, उसका सत्यापन ना हो जाए। यानी कि अगर आपके सामने किसी ने कोई बात करी है, उसे सिद्ध करके ना दे दे, कोई प्रूफ ना दे दे, तब तक आप उसे ना माने। तो ये जो गुण है वो भी इस विधि के द्वारा बच्चों में विकसित होता है। अब ये जो विधि है वो कुछ सिद्धांतों पर काम करती है। कौन कौन से सिद्धांत हैं? पहला है गतिविधि का सिद्धांत, यानी कि इसमें बच्चा क्या है, क्रिएटिव रहता है तो एक्टिविटी करता रहता है, तो एक्टिविटी का जो प्रिंसिपल है उसे फॉलो किया जाता है। ज्ञात से अज्ञात का सिद्धांत, तार्किक सोच का सिद्धांत, आत्मचिंतन तथा करके सीखने का सिद्धांत, क्योंकि बच्चा खुद से कर रहा है, और उद्देश्यपूर्ण अनुभव का सिद्धांत, यानी कोई उद्देश्य है, जो भी अनुभव प्राप्त करेगा उसको प्राप्त करने का कोई उद्देश्य है, इस सिद्धांत को भी इसमें फॉलो किया जाता है। तो ये तो इसकी थी कौन कौन से सिद्धांत और विशेषताएं। अब देखेंगे कुछ इसमें कमियां भी हैं। सीमाएं, ठीक है,
डीमेरिट्स। अब ये जो विधि है इसकी कुछ सीमाएँ भी हैं। सीमाएँ यानी कि कौन-कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से हम इन विधि को लागू नहीं कर सकते या प्रॉब्लम आती है इस विधि को अपनाने में। तो पहला है कि ये विधि केवल उच्च वर्गों के विद्यार्थी के लिए उपयोगी है। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चा स्वयं जो है अन्वेषक की तरह काम कर रहा है, एक वैज्ञानिक की तरह कार्य कर रहा है, और छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें इतना धैर्य नहीं होता कि वो रिज़ल्ट लाने के लिए बार-बार एक्सपेरिमेंट करें, तर्क कर सकें, या सोचने की भी उतनी अच्छी क्षमता नहीं होती है कि वो अपने आप से किसी समस्या का हल खोज सकें। तो ये विधि क्या है, केवल उच्च वर्ग के बच्चों के लिए ही होती है। और दूसरी बात है कि पाठ्यक्रम के सभी विषयों को इस विधि द्वारा नहीं पढ़ाया जा सकता है। अब हर विधि में तो हर टॉपिक को हम इस तरह से नहीं पढ़ा सकते हैं इस विधि के द्वारा, और अगर ऐसे पढ़ाएँगे भी तो बहुत ज़्यादा समय भी लगेगा। यह एक बहुत लंबी और धीमी प्रक्रिया है, अतः इस विधि द्वारा ज्ञान प्राप्त करना बहुत अधिक समय लगता है, क्योंकि बच्चे खुद से खोज रहे हैं तो कई बार वो गलतियाँ करेंगे, फिर से ट्राई करेंगे। तो इसमें क्या है, किसी भी चीज़ को पढ़ने या समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। दूसरा है, शिक्षक के सम्मुख इस विधि द्वारा अनेक कठिनाई प्रस्तुत होती है और सभी विद्यार्थियों के लिए सामग्री जुटाना कठिन है। अब क्योंकि ये विधि क्या है कि टीचर बच्चों को एक समस्या दे देगा और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें उन्हें चाहिए होगी वो उन्हें उपलब्ध करा देगा। तो हर विद्यार्थी के लिए जो है सामग्री जुटा पाना भी कठिन है, बहुत ज़्यादा खर्चा भी हो जाएगा, और दूसरी बात है, शिक्षक के सामने भी बहुत सारी कठिनाइयाँ आएँगी। बार-बार बच्चों को क्या है, समझाना होगा, बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है तो उन्हें मोटिवेट करना होगा, ठीक है? तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। इसके अलावा बहुत सारे जो शिक्षक होते हैं उनको क्या है, बहुत ज़्यादा परिश्रम भी करना होता है। सभी शिक्षक इस विधि द्वारा पढ़ाने में समर्थ नहीं होते, और सारे शिक्षक जो हैं वो इस विधि के द्वारा पढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये कैसी है, थोड़ी-सी कठिन विधि है। इसमें एक तो जो शिक्षक है उसे बहुत अच्छा निपुण होना चाहिए, बहुत धैर्यवान भी होना चाहिए, ठीक है, इस विधि द्वारा पढ़ाने के लिए। इस विधि द्वारा सीखते समय छात्रों में कई बार ऋणात्मक विचार उत्पन्न हो जाते हैं तथा वे हतोत्साहित हो जाते हैं, क्योंकि अगर वो खोज करते हैं और वो निकाल नहीं पाते हों समस्या का हल, बहुत सारे अलग-अलग स्तर के बच्चे भी होते हैं, हर कोई उस काम को नहीं कर लेता, खोज नहीं कर लेता है ज्ञान की, तो उस टाइम पे क्या होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा हतोत्साहित भी हो जाते हैं, डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, ठीक है? और लास्ट है, ये एक खर्चीली विधि है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको सभी बच्चों के लिए सामान जुटाना होगा, तो ये एक खर्चीली विधि भी है। तो ये थी हमारी खोज विधि, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, और इसमें देखिए कोई भी विधि है उसके क्वेश्चन डायरेक्ट जो है वो कम ही आते हैं। हमेशा ऐसे आते हैं क्वेश्चन कि एक टीचर है वो अपनी क्लास में इस तरह से एक्टिविटी करा रहा है, तो इसमें वो किस विधि का प्रयोग कर रहा है, या अ, अ, जो विधि है उसका नाम लिखकर भी आ जाता है, और उससे रिलेटेड कोई एक्टिविटी दे दी जाती है तो पूछ लिया जाता है कि इससे रिलेटेड कौन सी एक्टिविटी है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आते हैं। तो इसलिए कोई भी टॉपिक है, सिर्फ विधि ही नहीं, मतलब कोई भी टॉपिक है उसकी डीप नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहीं पे हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।